बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम लेक्चर 19 में एल्काइल हैलाइड्स, एल्कोहल, फिनोल और ईथर इनको पढ़ेंगे और देखेंगे कि इनके क्वेश्चंस किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। एल्काइल हैलाइड्स आर आल्सो नोन एज मोनो हेलोएल्कीन्स और जनरली हेलोएल्कीन्स। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एल्काइल हैलाइड्स जो हैं इनकी क्लासिफिकेशन क्या है, इनकी टाइप्स क्या हैं। इससे मुतल्लिक MCQs सॉल्व करने हमें। तो एल्काइल हैलाइड्स की जो टाइप्स हैं उनमें मोनो हैलाइड्स हैं, डाई हैलाइड्स हैं, ट्राई हैलाइड्स और पॉली हैलाइड्स। जैसे कि नाम से अंदाज़ा हो रहा है कि मोनो हैलाइड के ऐसे कंपाउंड्स जिनमें एक हैलोजन एटम मौजूद है, डाई हैलाइड्स जिसमें 2 हैलोजन एटम जो है वो मौजूद है, ट्राई हैलाइड्स जिसमें 3 हैलोजन है, और इस तरह से अगर 4 तो ये पॉली हैलाइड्स कहलाएंगे। अब मोनो हैलाइड्स जो हैं इनका जनरल फार्मूला CnH2n+1x है। एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1+2, और अगर एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर दें तो एल्काइल ग्रुप बनता है। तो CnH2n+1 का मतलब है एल्काइल ग्रुप, और उस एल्काइल ग्रुप के साथ एक हैलोजन अटैच कर दें, यानी एक एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पर एक हैलोजन एटम हम लगा दें, तो ये मोनो हैलाइड्स बनते हैं। और जिसमें 1 हाइड्रोजन एटम इज सब्सटीट्यूटेड बाय 1 हैलोजन एटम, कि एल्केन में से कोई एक हाइड्रोजन अलग करके उसकी जगह पर एक हैलोजन एटम लगा देते हैं। ये जो मोनो हैलाइड्स हैं, ये मोनो हैलाइड्स फर्दर आगे से क्लासीफाई होते हैं एज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड एंड टर्शरी एल्काइल हैलाइड। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स ऐसे एल्काइल हैलाइड्स को कहते हैं कि जिनमें हैलोजन एटम प्राइमरी कार्बन से लगा हो, और सेकेंडरी ऐसे एल्काइल हैलाइड्स को कहते हैं सेकेंडरी जो मोनो हैलाइड्स हैं जिनमें हैलोजन सेकेंडरी कार्बन से अटैच हो, और टर्शरी में हैलोजन टर्शरी कार्बन से अटैच हो। अब ये प्राइमरी कार्बन किसे कहते हैं, सेकेंडरी कार्बन किसे कहते हैं और टर्शरी कार्बन किसे कहते हैं? एक ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली एक एल्काइल ग्रुप से अटैच हो, एक एल्काइल ग्रुप से। इसको एक से ज़्यादा तरह से इसे समझाया जा सकता है। एक ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली एक और कार्बन से अटैच हो, या डायरेक्टली एक और एल्काइल ग्रुप से अटैच हो, नो मैटर के वो जो एल्काइल ग्रुप है वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, उस एल्काइल ग्रुप के अंदर कितने कार्बन है, ब्रांचिंग है, स्ट्रेट चेन है, उसके कार्बन नहीं काउंट करने हैं। हमने देखना है वो कार्बन जिस पे हैलोजन लगा, वो कार्बन जिस कार्बन पे हैलोजन एटम लगा होता है उसे बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो इसमें हमने देखना है कि जो अल्फा कार्बन है, जैसे RCH2X है, तो इसमें CH2 जो है ये अल्फा कार्बन है। हमने ये देखना है कि ये जो अल्फा कार्बन है ये कार्बन कितने और एल्काइल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच है। तो अगर ये एक ही एल्काइल ग्रुप से अटैच है तो इसमें से प्राइमरी, अगर ये डायरेक्टली 2 एल्काइल ग्रुप से अटैच है, या ये कह लें कि ये जो अल्फा कार्बन है जैसे RCHX है, तो CH अल्फा कार्बन है, ये वो कार्बन है जिस पे हैलोजन एटम अटैच है। और अगर इसके साथ डायरेक्टली 2 कार्बन अटैच हैं या 2 एल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं तो ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड कहलाएगा। और अगर इसके साथ 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच हैं तो ये टर्शरी एल्काइल हैलाइड कहलाएगा। यहाँ पर हमें ये याद रखिएगा कि क्वाटर्नरी कार्बन तो हो सकता है, ये तो मुमकिन है कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल हमारे पास हो जिसमें किसी कार्बन के साथ 4 कार्बन अटैच हो, जैसे नियोपेंटेन है। तो नियोपेंटेन में एक कार्बन के साथ 4 मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं, मिडल में एक कार्बन है, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, उसके साथ 4 कार्बन अटैच होते हैं। तो वो जो कार्बन है दरमियान में जिसके साथ 4 फर्दर कार्बन अटैच होंगे वो क्वाटर्नरी कार्बन है। लेकिन एल्काइल हैलाइड कभी क्वाटर्नरी नहीं हो सकता, क्योंकि एल्काइल हैलाइड के लिए कार्बन के साथ एक हैलोजन एटम अटैच होना है। तो अब कार्बन की एक वैलेंसी तो हैलोजन से सेटिस्फाई हो गई, और अब कार्बन की 3 वैलेंसी जो है वो फर्दर रह गई हैं। तो इसलिए इसमें कार्बन जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो सकता है, वो वाला कार्बन जिस कार्बन के साथ हैलोजन एटम अटैच है।
तो इसमें ये एक MCQ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टर्शरी और क्वाटरनरी कार्बन और टर्शरी और क्वाटरनरी एल्काइल हैलाइड। तो कार्बन तो हो सकता है प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी, टर्शरी भी, क्वाटरनरी भी। एल्काइल हैलाइड जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ही हो सकते हैं। फिर डाई हैलाइड्स हैं। डाई हैलाइड में ये है CnH2nX2। एल्केन में से 2 हाइड्रोजन अगर रिप्लेस कर दी जाएं और उन 2 हाइड्रोजन की जगह पर 2 हैलोजन एटम जो है वो लगा दिए जाएं तो इसे बोलते हैं डाई हैलाइड। कि हमारे पास हैलोजन है और उस एल्केन और एल्केन की जो 2 हाइड्रोजन है उन 2 हाइड्रोजन की जगह पर 2 हैलोजन एटम जो है वो अटैच हैं, तो ये डाई हैलाइड कहलाएगा। अब वो जो 2 हैलोजन एटम है वो 2 हैलोजन एटम या तो ये हो सकता है कि एक ही कार्बन पे दोनों लग जाएं, या ये हो सकता है कि वो 2 एडजेसेंट कार्बन एटम पे लग जाए। अगर तो वो दोनों कार्बन हैलोजन एटम जो हैं एल्काइल हैलाइड में, हैलो एल्केन्स में एक ही कार्बन पे अटैच है तो तब इसको बोलते हैं जेम डाइहैलाइड या जेमिनल डाइहैलाइड। और अगर वो जो 2 हैलोजन एटम है वो 2 एडजेसेंट 2 नेबरिंग कार्बन एटम पे अटैच है तो तब इसको विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। तो विसिनल में 2 नेबरिंग जो डायरेक्टली अटैच है उन 2 कार्बन एटम के साथ हैलोजन एटम अटैच होता है। और अगर एक ही कार्बन में दोनों हैलोजन एटम अटैच हैं तो ये डाइहैलाइड कहलाता है, जेम डाइहैलाइड। फिर ट्राइहैलाइड है, उसकी एल्केन में 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गई हैं और तीनों हाइड्रोजन जो है उनकी जगह पर 3 हैलोजन एटम जो है वो लग गए। तो इसको हम बोलते हैं क्लोरो, जैसे इसकी एग्जांपल है CHCl3 क्लोरोफॉर्म या ब्रोमोफॉर्म या आइडोफॉर्म, ये इसकी एग्जांपल हो जाएगी। पॉलीहैलाइड है जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, उसमें कार्बन उसके साथ 4 हाइड्रोजन एटम जो है ना वो रिप्लेस हो गए और चारों उनके या 4 हैलोजन एटम लग गए। ये भी हो सकता है चारों एक कार्बन पे लगे हैं या 2 अलग अलग लगे। तो ये अब इसके MCQ सॉल्व करने के लिए इनको समराइज करते हैं दोबारा। जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हैं इसको वो हमें कुछ स्ट्रक्चर दे देंगे, क्वेश्चन इसका ऐसे पूछ लेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी। तो याद रखिए कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में होता ये है कि जितने भी N एल्काइल हैं, N बोलते हैं नॉर्मल के लिए यानी एक स्ट्रेट चेन के लिए, तो जितने भी एल्काइल हैलाइड हैं जिनमें N एल्काइल है, N ब्यूटेन, N पेंटेन, N हेक्सेन, तो वो सारे हमेशा प्राइम उसमें वो प्राइमरी होते हैं। N एल्काइल 1 हेलो, N एल्काइल को 1 हेलो भी कहेंगे, यानी कि अगर जो हैलोजन एटम है वो प्राइमरी कार्बन पे लगा हुआ यानी 1 कार्बन पे लगा, टर्मिनल कार्बन पे लगा है तो वो प्राइमरी कहलाएगा। आइसोब्यूटाइल कॉमन नेम में याद रखें कि आइसोब्यूटाइल प्राइमरी होता है। सेकेंडरी में जब भी अगर आयोपैक नेमिंग करें और आयोपैक नेमिंग करने से हैलोजन एटम की पोजीशन जो है वो हायर देन 1 है, जैसे 2 क्लोरो प्रोपेन, जैसे 2 क्लोरो पेंटेन या इसी तरह से 3 क्लोरो हेक्सेन। तो जब हम आयोपैक नेमिंग करें और आयोपैक नेमिंग में जो हैलोजन एटम है उसकी पोजीशन जो है वो 1 से ज़्यादा हो तो वो सेकेंडरी होगा। इसमें कॉमन नेम के हिसाब से याद रखना है तो आइसोप्रोपाइल जो सेकेंडरी होता है, आइसोप्रोपाइल हैलाइड। याद रहे आइसोब्यूटाइल जो है ना वो प्राइमरी होगा, आइसोप्रोपाइल जो है वो सेकेंडरी होगा। इस तरह से सेकेंडरी ब्यूटाइल उसके तो नाम में ही लिखा हुआ सेकेंडरी ब्यूटाइल, और उसे सेकेंडरी ब्यूटाइल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें हैलोजन सेकेंडरी कार्बन पे अटैच होता है। टर्शरी ब्यूटाइल इस इम्पॉर्टेंट है, इसमें एक सिंपल हिंट से हम फौरन पहचान लेंगे कि टर्शरी है। जो टर्शरी मॉलिक्यूल होते हैं उसमें जो पोजीशन है हैलोजन की और जो एल्काइल ग्रुप की ये सेम होती है, सेम पोजीशन ऑफ हैलोजन एंड एल्काइल ग्रुप, तो ये टर्शरी कहलाते हैं। और इसमें नोट कर लें कि जब एल्काइल हैलाइड बोलेंगे तो जो मोनो हैलो एल्केन्स होते हैं दे आर कॉल्ड एल्काइल हैलाइड्स। तो अगर किसी में 2 हैलोजन एटम अटैच हैं, 3 अटैच हैं या उससे ज़्यादा अटैच हैं तो उनको हम एल्काइल हैलाइड नहीं कहते हैं। हमें वो मुख्तलिफ एग्जांपल्स देते हैं और कहें कि इसमें से कौन एल्काइल हैलाइड है। तो याद रखें एल्काइल हैलाइड वही है जिसमें एक हैलोजन एटम जो है वो
अटैच हो, सिर्फ मोनो हेलो एल्केन्स को एल्काइल हैलाइड कहते हैं। डाई ट्राई पॉली हैलाइड्स को एल्काइल हैलाइड्स नहीं कहते हैं, उन्हें डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन ऐसे बोलते हैं। फिर एल्काइल हैलाइड्स जो है ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते, ये सिंथेटिक होते हैं, ऑयली होते हैं नेचर के अंदर। क्वेश्चन कैसे हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 1, नियोपेंटाइल क्लोराइडेस, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। नियोपेंटाइल, तो ये जो नियोपेंटाइल है ये प्राइमरी होता है। और नीचे हिंट में देखो इसका स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, और इसमें इसका ये भी याद रखो कि इसका मॉलिक्यूलर मास 72 होता है नियोपेंटाइल का। और इसमें जितने भी हमारे पास हाइड्रोजन एटम होते हैं सारे प्राइमरी होते हैं। तो इसमें टोटल जो है ना वो 12 हाइड्रोजन होते हैं नियोपेंटेन में। तो नियोपेंटाइल में 11 होते हैं, एक हाइड्रोजन हट के क्लोरीन लगी हुई है। तो ये सारी हाइड्रोजन जो है ये सारे कार्बन प्राइमरी हैं। तो ये क्योंकि इनमें से कोई भी कार्बन जो है वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये कहीं भी हाइड्रोजन लग जाती तो वो कार्बन प्राइमरी कार्बन होता है। तो मिडल पे तो लग नहीं सकती, वहाँ तो कार्बन के बॉन्ड पहले ही 4 हैं। तो बाकी जो CH3 ग्रुप हैं सारे प्राइमरी कार्बन है, उनमें से किसी भी कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच हो जाती है, तो ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड कहलाएंगे। और इसी तरह से क्वेश्चन 2 देख लो। आइसोप्रोपाइल हैलाइड, आइसोप्रोपाइल हमने पढ़ा है कि आइसोप्रोपाइल सेकेंडरी होता है। तो आइसोप्रोपाइल या आइसोब्यूटाइल हैलाइड हमसे पूछ लें, आइसोप्रोपाइल पूछ लें, तो आइसोप्रोपाइल में देखो 3 कार्बन है, और आइसो सेकेंडरी कार्बन पे हाइड्रोजन लगा लिया, सेकेंडरी होता है नेचर में। आइसोब्यूटाइल जो होता है ये प्राइमरी है नेचर के अंदर। तो इसके क्वेश्चन जो है वो इस तरह से होंगे कि हमें अंदाज़ा हो कि जो हैलोजन एल्काइल हैलाइड है। पेज 2, एल्काइल हैलाइड कौन से आइसोमरिज्म शो करते हैं? एल्काइल हैलाइड चेन आइसोमरिज्म और पोजीशन आइसोमरिज्म शो करते हैं, और इसके अलावा कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म वगैरह शो करते हैं, वो हमने हमारे सिलेबस में नहीं है, वो नहीं पढ़ेंगे। तो आइसोमरिज्म विच इज शोन बाय एल्काइल हैलाइड्स, चेन और पोजीशन आइसोमरिज्म। तो इसके देखते हैं कैसे MCQs बनते हैं। अब देखो जैसे हमारे पास C3H7 है, प्रोपाइल क्लोराइड है, 3 कार्बन वाला एल्काइल हैलाइड है। तो 3 कार्बन वाले एल्काइल हैलाइड के प्रोपाइल 2 हो सकते हैं, यानी ये हो सकता है 3 कार्बन हो तो या तो टर्मिनल एंड वाले कार्बन पे हैलोजन लगा हो या मिडल वाले कार्बन पे हैलोजन लगा हो। एंड वाले कार्बन पे हैलोजन लगा होगा तो ये 1 हेलो कहलाएगा, मिडल वाले कार्बन पे हैलोजन लगा हुआ है तो ये 2 हेलो कहलाएगा। तो ये यानी इसको N प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। 1 हेलो को N प्रोपाइल और 2 हेलो को आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। और ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है, क्योंकि इसमें हैलोजन एटम की पोजीशन जो है ना वो चेंज हो रही, और ये चेन नहीं है, क्योंकि याद रखो चेन सेम है, इसमें दोनों में कार्बन 3 है। चेन आइसोमर होने के लिए वो जो मॉलिक्यूल्स हैं दोनों जो चेन आइसोमर शो करेंगे उनमें चेन डिफरेंट होनी चाहिए। नंबर 2 C4H9 है। C4H9 मतलब ब्यूटाइल क्लोराइड। अब ब्यूटाइल जो है ना 4 किस्म के होते हैं। N ब्यूटाइल होता है, आइसो ब्यूटाइल होता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल होता है और टर्शरी ब्यूटाइल होता है। तो इन चारों के हमें ना स्ट्रक्चर भी दिए हुए यहाँ पे, ये इनकी प्रैक्टिस आपने करनी है एग्जैक्ट, क्योंकि ये ब्यूटाइल अल्कोहल भी हो सकता है, ब्यूटाइल हैलाइड भी हो सकते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो सकता है। लेकिन जो ब्यूटाइल है, जो अल्काइल ग्रुप हैं वो 4 होते हैं। N ब्यूटाइल जब चारों कार्बन स्ट्रेट चेन में हैं, आइसो ब्यूटाइल जब सेकेंडरी कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हों, और सेकेंडरी ब्यूटाइल है 4 कार्बन है स्ट्रेट चेन में और किसी मिडल वाले कार्बन से हैलोजन अटैच है। और टर्शरी ब्यूटाइल वो कार्बन जिस पे हैलोजन अटैच है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है। तो ये अगर ब्यूटाइल 4 आपके पास बने हुए हैं तो देखिए क्वेश्चन इसके कैसे हो सकते हैं। वो पूछें कि ये 1 और 2 में क्या रिलेशनशिप है। तो ये 1 और 2 जो है ना ये एक दूसरे के चेन आइसोमर है। चेन आइसोमर कैसे हैं, अगर आप इनको देखेंगे तो दोनों में 1 में जो है ना चेन 4 कार्बन की चेन होती है कि एंड टू एंड कितने कार्बन एटम्स आपस में अटैच हैं, तो उसमें लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की है, जबकि सेकंड में जो लॉन्गेस्ट चेन है वो 3 कार्बन की है। तो ये एक दूसरे से जो है वो 1 और 2 चेन में डिफरेंट है, चेन आइसोमर है। 1 और 3 को अगर कंपेयर कर लें तो 1 और 3 जो है वो पोजीशन आइसोमर है, क्योंकि 1 और 3 दोनों देखो उनकी चेन अब सेम है। 1 में भी 4 कार्बन की चेन है, 3 में भी 4 कार्बन की चेन है। 1 में हैलोजन एटम पोजीशन नंबर 1 पे लगा हुआ और 3 में हैलोजन एटम जो है वो नंबर 2 पे लगा हुआ है।
इस तरह से 4 जो है 1 और 4 को या सेकंड और थर्ड को कंपेयर करो तो ये बैक वक्त जो है वो पोजीशन आइसोमर्स भी हैं और ये चेन आइसोमर भी हैं। तो दे आर पोजीशन आइसोमर, दे आर चेन आइसोमर एज वेल। और इसी तरह से अगर 3 और 4 में देखेंगे तो 3 और 4 जो हैं उनको कंपेयर करके चेन आइसोमर है। तो इनकी प्रैक्टिस करनी है आपने कि कौन से स्ट्रक्चर आपस में चेन आइसोमर हैं। चेन आइसोमर वो होंगे जिनमें चेन जो है वो डिफरेंट होगी, पोजीशन आइसोमर वो होंगे जिनमें पोजीशन चेन सेम होगी और पोजीशन डिफरेंट होगी हैलोजन की। और चेन और पोजीशन आइसोमर वो होंगे जिनमें चेन भी डिफरेंट होगी और पोजीशन भी डिफरेंट होगी। अच्छा, इस पेज के सेकंड पार्ट पे देखें, फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स जो हैं इनके जो बॉइलिंग पॉइंट हैं वो एल्केन से तो ज़्यादा होते हैं, और एल्केन से ज़्यादा होते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट। उसकी वजह ये होती है कि एल्केन तो नॉन पोलर है नेचर के अंदर, जबकि जो एल्काइल हैलाइड्स हैं ये एल्काइल हैलाइड्स जो हैं इनमें डाइपोल फोर्सेस होती हैं। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमने डिसाइड करनी है। तो फॉर अ गिवन एल्काइल ग्रुप, यानी अगर एल्काइल ग्रुप सेम हो और हैलोजन एटम डिफरेंट हो, जैसे आप कह लें इथाइल आयोडाइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, इनको कंपेयर करें हम, तो जिसमें लार्जर एल्काइल ग्रुप होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, उसकी वजह कि उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी। और अगर हैलोजन एटम जो है वो सेम कर दें और एल्काइल ग्रुप डिफरेंट कर दें, तो फिर जिसमें बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा, जैसे एल्काइल ग्रुप ज़्यादा होगा साइज़ में, तो ऐसे बॉइलिंग पॉइंट भी जो है ज़्यादा हो जाएगा। हैलोजन देख, अगर एल्काइल ग्रुप सेम है और हैलोजन डिफरेंट था, या अगर हैलोजन एटम सेम था और एल्काइल ग्रुप डिफरेंट था, दोनों सूरतों में जैसे मॉलिक्यूल का साइज़ ज़्यादा होता है तो वैसे उसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो भी ज़्यादा होती हैं। फॉर आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड्स, आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड्स यानी जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो, या हैलोजन भी सेम हो और उनमें एल्काइल ग्रुप भी सेम हो। तो जैसे ये ब्यूटाइल हमने 4 किस्म के पढ़े, तो ये चारों ब्यूटाइल जो इनका फार्मूला तो सेम है, चारों में C4H9 है और इसमें C4H9 X है, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो N ब्यूटाइल हो जाए, आइसो ब्यूटाइल हो जाए, टर्शियरी ब्यूटाइल हो जाए, सेकेंडरी ब्यूटाइल हो जाए, ये सब आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड है। इस सूरत में कैसे डिसाइड होता है? इस सूरत में फिर जो प्राइमरी हैलाइड होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, फिर सेकेंडरी का और फिर टर्शियरी का। टर्शियरी में चूँकि ब्रांचिंग ज़्यादा होती है और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ब्रांचिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और जिसमें ब्रांचिंग ज़्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो एल्काइल हैलाइड के बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, हालांकि ये पोलर हैं। ये वाटर में सॉल्युबल इसलिए नहीं होते क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करते हैं, दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। तो ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और इनकी इसी प्रॉपर्टी की बेस पे इनको हम डिस्टिंग्विश भी करते हैं, पहचान भी लेते हैं किसी रिएक्शन में कि एल्काइल हैलाइड बने या नहीं बने। इनकी एक ऑयली नेचर होती, तो जैसे रिएक्शन होगा उसमें एक ऑयली सी लेयर आएगी तो इसका मतलब प्रोडक्ट बन गए हैं। और ये वाटर में तो सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जैसे ईथर है, जैसे अल्कोहल है, उसमें ये कुछ सॉल्युबल होते। पेज 3, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड की जब हम प्रिपरेशन देखेंगे तो इसको प्रिपेयर करने के लिए जो सबसे ज़्यादा मेथड यूज़ होते हैं वो हमारे पास हैं फ्रॉम एल्कोहल। तो एल्कोहल से अगर इसे प्रिपेयर करना चाहें तो एक समराइज़ कर लेते हैं, इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसको HCl और ZnCl2 से रिएक्ट करते हैं तो ये एल्काइल हैलाइड बन जाता है। HCl का H और एल्कोहल का OH मिल के वाटर बन जाते हैं और ये एल्काइल क्लोराइड बन गया। ZnCl2 यहाँ पे कैटलिस्ट है, चूँकि HCl वीक एसिड होता है HI और HBr के कंपैरिजन में, तो HCl चूँकि वीक एसिड है तो इस वजह से इसमें ZnCl2 यूज़ करते हैं। अब फिर SOCl2 थाइनाइल क्लोराइड कहलाता है और ये मेथड बाकी सारे मेथड्स के मुकाबले में प्रेफर किया जाता है और ये बेहतर मेथड समझा जाता है। इसकी वजह ये है इसमें सब पैराडीन भी यूज़ करते हैं। पैराडीन एक बेस होती है, यहाँ सॉल्वेंट के तौर पे भी यूज़ हो रही पैराडीन और वो बेस भी है। और पैराडीन चूँकि बेस है तो प्रोडक्ट में जो HCl बना है उससे रिएक्ट करती है, इससे प्रोडक्ट जो है वो कम हो जाता है। और ली शैटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक जब प्रोडक्ट कम होता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है।
ये जो एल्कोहल है इन्हें जब थायनाइल क्लोराइड से रिएक्ट करते हैं तो इसमें अल्काइल हैलाइड SO2 और HCl बनते हैं। ये जो SO2 है और HCl है दोनों गैसेज हैं, तो जैसे ही प्रोडक्ट बनेंगे तो ये गैसेज जो हैं ये इसमें से रिमूव हो जाएंगी, SO2 इसमें से अलग हो जाएगी, HCl इसमें से अलग हो जाएगी और पीछे अल्काइल क्लोराइड जो है वो रह जाएंगे। फिर इनको PCl3 से अगर रिएक्ट करें, PBr3 से या PI3 से रिएक्ट करें, तीनों सूरतों में याद रखना है कि अल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड बन जाएंगे। हैलोजन तो चेंज हो जाएगा लेकिन जो दूसरा प्रोडक्ट है H3PO3 फास्फोरस एसिड वो यही रहेगा। यानी बुक में PCl3 के साथ रिएक्शन दिया हुआ है, अगर वो कहेंगे हम PBr3 के साथ करें, PI3 के साथ करें तो अल्काइल हैलाइड के अलावा सेकंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो जो सेकंड प्रोडक्ट है वो सेम रहेगा। सेकंड प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास H3PO3 ही रहेगा। अच्छा ये भी कि इसमें ज़हन में हम ये बात भी याद रखनी है कि PBr3 की जगह अगर वो हमें P+Br2 लिख दें या PI3 की जगह लिख दें फास्फोरस प्लस आयोडीन, तो इसके मीनिंग भी यही होंगे कि या तो ये ट्राई हैलाइड हमें इस तरह से लिख दें या फास्फोरस और हैलोजन लिख दें, तो इस इन रीजेंट के रिएक्शन सेम है, एक ही बात है। और अगर फास्फोरस पेंटा हैलाइड से रिएक्ट करें पेंटा क्लोराइड से तो अल्काइल क्लोराइड बनेगा, साथ में POCl3 और HCl बनता है। तो इसके MCQ ऐसे पूछते हैं कि अगर PCl3 से रिएक्ट करें तो अल्काइल हैलाइड के अलावा सेकंड प्रोडक्ट क्या बनता है, अगर PCl5 से रिएक्ट करें तो अल्काइल हैलाइड के अलावा सेकंड प्रोडक्ट क्या बनता है। फिर इसमें अगर अल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर करने हो तो अल्काइल आयोडाइड को प्रिपेयर करने के लिए एक हैलाइड एक्सचेंज मेथड जो वो यूज़ होता है, और हैलाइड एक्सचेंज मेथड ये होता है जैसे फ्रैंकलिन रिएक्शन भी कहते हैं, फ्रैंकलस्टीन रिएक्शन। और इसमें ये होता है कि हम पहले अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड प्रिपेयर कर लेते हैं और उसे सोडियम आयोडाइड से रिएक्ट करते हैं। तो आयोडाइड जो है ये एसएन रिएक्शन होता है। आयोडाइड जो वो क्लोरीन को रिप्लेस कर देता है, आयोडाइड जो वो ब्रोमीन को रिप्लेस कर देता है और अल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर हो जाते हैं। और ये जो अल्काइल आयोडाइड हैं ये जिस रिएक्शन होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में उसमें ये सॉल्युबल होते हैं और सोडियम आयोडाइड नहीं होते, इससे हम इन्हें सेपरेट कर लेते हैं। रिएक्टिविटी है अल्काइल हैलाइड्स की, तो इसकी रिएक्टिविटी के MCQ 3 तरह से पूछे जाते हैं कि पोलैरिटी की बेस पे बताएं रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, बॉन्ड एनर्जी की बेस पे बताएं रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, ओवरऑल इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है। तो अगर पोलैरिटी यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो फैक्टर्स जो इसकी रिएक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं उनमें एक तो पोलैरिटी है और एक बॉन्ड एनर्जी है। और अगर पोलैरिटी की बेस पर डिसाइड करना चाहें रिएक्टिविटी तो जो ज़्यादा पोलर है वो ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। तो एल्काइल फ्लोराइड चूँकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो कार्बन के साथ जब उसका बॉन्ड बनेगा तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो एल्काइल फ्लोराइड ज़्यादा जो है वो रिएक्टिव होते हैं अल्काइल आयोडाइड के मुकाबले में। और अगर बॉन्ड एनर्जी की बेस पे बात करें तो अल्काइल आयोडाइड जो हैं उनकी बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो कम होती है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं कार्बन के साथ हैलोजन, और जितना लार्जर साइज़ का हैलोजन एटम होगा उतना उसका बॉन्ड वीक होगा। कोवलेंट बॉन्ड जब भी एटम का साइज़ ज़्यादा हो जाता है तो कोवलेंट बॉन्ड वीक हो जाते हैं। तो आयोडाइड जो है वो लार्जर है साइज़ में, उसका बॉन्ड वीक होगा, उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, उसका बॉन्ड आसानी से टूटेगा, लिहाजा अल्काइल आयोडाइड ज़्यादा रिएक्टिव है अल्काइल फ्लोराइड से। तो अगर अल्काइल फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ऐसे बात करें तो पोलैरिटी की बेस पे फ्लोराइड से आयोडाइड की तरफ जाते हुए रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ करती है। और अगर बॉन्ड एनर्जी की बेस पे बात करें तो जो रिएक्टिविटी है वो फ्लोराइड से आयोडाइड की तरफ जाते हुए बढ़ती हैं। अब ये टू अपोजिंग फैक्टर्स हैं और कंपीटिंग फैक्टर्स हैं, और इसके ओवरऑल जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो बॉन्ड एनर्जी वाला है। यानी जो फैक्टर डोमिनेट करता है और जो ओवरऑल रिएक्टिविटी जिससे डिसाइड होती है वो बॉन्ड एनर्जी है। और इसके मुताबिक फिर अल्काइल आयोडाइड जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, अल्काइल फ्लोराइड नहीं होते हैं। तो अल्काइल फ्लोराइड लीस्ट रिएक्टिव है और लीस्ट सिंथेटिक इंपॉर्टेंस उनकी। अल्काइल आयोडाइड जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और उनकी ज़्यादा सिंथेटिक इंपॉर्टेंस है। द रिएक्टिविटी ऑर्डर इज़ एज फॉलोज। वो अगर हम देखें तो आयोडाइड ज़्यादा रिएक्टिव ब्रोमाइड से, फिर क्लोराइड से। फ्लोराइड जो जब भी हम डिस्कस करते हैं अल्काइल हैलाइड्स तो अल्काइल फ्लोराइड की एग्जांपल कम लेते हैं बीच में,
एल्काइल फ्लोराइड जो होते हैं ये इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं दे आर ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम एल्काइल अदर एल्काइल हैलाइड्स। लिहाजा एल्काइल फ्लोराइड बिल्कुल बनते हैं लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं बाकी एल्काइल हैलाइड से डिफरेंट होती हैं, इसलिए उनको सेपरेटली डिस्कस किया जाता है। फिर रिएक्टिविटी का एक और तरीका ये है कि अगर हैलोजन एटम है और हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एल्काइल हैलाइड हमारे पास, तो फिर जो टर्शरी हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज़्यादा रिएक्टिव हैं प्राइमरी से। और अगर अल्काइल ग्रुप की बेस पे बात करें तो जितना छोटा अल्काइल ग्रुप होगा उतना वो अल्काइल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और जितने अल्काइल ग्रुप बड़े हो जाएंगे उतनी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो ये हैलोजन की बेस पे और जो है वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी की बेस पर और अल्काइल ग्रुप की बेस पर रिएक्टिविटी के ऑर्डर है, और ये हमसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कम किसका है? तो जितना अल्काइल हैलाइड जो है हमने पढ़ा था कि जितना अल्काइल हैलाइड जो वो लार्जर होगा साइज में, बड़ा होगा मालिक्यूल, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो हमने कम बताना है तो छोटा मालिक्यूल देखना है सबसे। तो पेंटाइल है और बाकी ब्यूटाइल है। पेंटाइल तो चूँकि लार्जर मालिक्यूल है तो उसको तो ऑप्शन में कंसिडर नहीं करेंगे। बाकी जो है ना वो हमारे पास रह गया ब्यूटाइल। अब ब्यूटाइल भी 3 किस्म के हैं, ब्यूटाइल है, आइसोब्यूटाइल और टर्शरी ब्यूटाइल है। तो इसमें जिसमें ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, टर्शरी ब्यूटाइल में ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा होती है। पेज 4, एल्काइल हैलाइड्स मेनली जो रिएक्शन देते हैं वो एसएन रिएक्शंस हैं और एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं। तो SN1 और E1 में कॉमन भी हैं चीज़ें, थोड़ा फ़र्क है। SN2 और E2 इस तरह से आपस में कुछ कॉमन भी हैं और कुछ फ़र्क भी हैं। इनके जो MCQ बनेंगे, पहले रिएक्शन जनरली अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो एल्काइल हैलाइड में जो एल्काइल हैलाइड को सबस्ट्रेट मालिक्यूल बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN रिएक्शन इस तरह से होता है कि एक न्यूक्लियोफाइल आता है, हैलोजन एटम को रिप्लेस कर देता है और उसका एल्काइल ग्रुप से बॉन्ड बन जाता है। तो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो स्ट्रांग होगा और जो न्यूक्लियोफाइल उसमें से रिप्लेस होगा वो वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, तभी रिप्लेस होगा। अब ये जो SN1 और SN2 हैं इनका अगर कंपैरिजन देखें, क्वेश्चन इसके जो पूछे जा सकते हैं, SN1 जो है ये 2 स्टेप है। इसमें 1 जो है ना वो स्टेप नहीं बता रहा, वो मॉलिक्यूलरिटी बता रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर ये E1 होता तो इसे बोलते हैं ये यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन है। इस तरह से SN2 E2 हैं। तो SN2 और E2 दोनों सिंगल स्टेप हैं और SN1 और E1 दोनों 2 स्टेप हैं, और इनकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, उधर मॉलिक्यूलरिटी 1 है। मॉलिक्यूलरिटी होती है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स, कि कितने मॉलिक्यूल हैं जिन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो SN2 और E2 में जो रेट ऑफ रिएक्शन है, स्पीड है जो रिएक्शन की, वो 2 मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, जबकि SN1 और E1 में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दैट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली 1 मॉलिक्यूल। SN2 जो है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, SN1 जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और ऑर्डर ये होता है कि जब आप रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं ना, जैसे SN2 के नीचे देखो लिखा हुआ है कि रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S का मतलब सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल, सबस्ट्रेट एल्काइल हैलाइड को कहते हैं। तो इसमें जो सेकेंड ऑर्डर का मतलब है कि इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड कर रहा है सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दो तरह के मालिक्यूल पे। तो ये मालिकुलरिटी होगी 2, इसे कहेंगे बाई मालिकुलर। अब सबस्ट्रेट का भी एक्सपोनेंट 1 है और न्यूक्लियोफाइल का भी एक्सपोनेंट 1 है, दोनों की पावर 1 है। ये जो इनकी पावर है ये इनका ऑर्डर है, यानी अगर सबस्ट्रेट का ऑर्डर 1 है तो इसके मीनिंग ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना सबस्ट्रेट के साथ इस तरह से डायरेक्टली रिलेटेड है कि अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो रेट भी डबल हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो रेट डबल हो जाएगा। तो ऑर्डर से हमें ये पता चलता है कि रेट कंसंट्रेशन चेंज करने से कितना चेंज होगा। मॉलिक्यूलरिटी से पता चलता है कि रेट कितने मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड कर रहा है, और ऑर्डर ये बताता है कि उन पे कैसे डिपेंड कर रहा है। और सेकंड ऑर्डर दोनों 1+1, S भी 1 एक्सपोनेंट, न्यूक्लियोफाइल भी 1। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के मोल के साथ रेट का ताल्लुक है कि दोनों के मोल डबल करने से रेट भी डबल हो जाएगा। और फिर इसमें यह कि जो यूनिमॉलिक्यूलर उसमें रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ सबस्ट्रेट पे एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है,
कौन से फैक्टर डिसाइड करते हैं SN1 या E1? इसमें स्टेबिलिटी होती कार्बोकेटाइन की, इसमें दरमियान में कार्बोकेटाइन बनता है, फिर प्रोडक्ट बनता है, और टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो हैं वो हमारे पास SN1 या E1 रिएक्शन देते हैं, और जो प्राइमरी है वो SN2 और E2 रिएक्शन देते हैं। इसमें कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता, इसमें ट्रांजिशन स्टेट होती। इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? SN2 में मेथाइल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हैं, और SN1 में टर्शरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर मेथाइल हैलाइड सबसे एंड पे आएंगे। इसमें ये भी याद रखना है कि SN1 रिएक्शन में 50% इन्वर्जन होती है और 50% रिटेंशन होती है। इसका मतलब ये है कि जो कॉन्फ़िगरेशन होती है मॉलिक्यूल की रिएक्शन के बाद वो चेंज हो जाती है, 50% मॉलिक्यूल्स की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है और 50% वैसे ही रहते हैं, जबकि SN2 में कॉन्फ़िगरेशन 100% सेम रहती है। इसका मतलब ये है कि आने वाला न्यूक्लियोफाइल 100% पहले वाले न्यूक्लियोफाइल के ऑपोजिट साइड से आके लगता है, और 50% इन्वर्जन का मतलब है कि 50% ये होता है कि आने वाला न्यूक्लियोफाइल पहले वाले न्यूक्लियोफाइल की ऑपोजिट साइड से लगे या उसी साइड से आके लग जाए। और फिर नोट आखिर में देखो, पुअर लिविंग ग्रुप कौन से हैं? ये जो हैलोजन अलग हो रहा है ये लिविंग ग्रुप कहलाता है। तो जो लिविंग ग्रुप पुअर कौन से हैं? गुड लिविंग ग्रुप कौन से हैं? पुअर लिविंग ग्रुप हाइड्रोक्साइड OR नेगेटिव, एल्कोहल में से हाइड्रोजन कम की हुई है, अमोनिया में से हाइड्रोजन कम की हुई है, NH2-, ये पुअर लिविंग ग्रुप है। गुड लिविंग ग्रुप में क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और बाइसल्फेट। और आयोडाइड के बारे में खास बात यह है कि गुड न्यूक्लियोफाइल भी और गुड लिविंग ग्रुप भी है। एल्काइल हैलाइड के फर्दर रिएक्शन देखें, एक्वस की वजह से रिएक्ट करें तो एल्कोहल बनेगा, ये SN रिएक्शन कहलाता है, और अगर एल्कोहलिक की वजह से रिएक्शन करें तो ये एल्कीन बनता है और ये एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है। एल्काइल हैलाइड को अगर एक्वस की वजह से रिएक्ट कर रहे हैं तो एल्कोहल, और अगर एल्कोहलिक की वजह से रिएक्ट कर रहे हैं तो एल्कीन बन रही है। अगर एल्काइल हैलाइड को KCN से रिएक्ट करें तो एल्काइल ग्रुप जो है उसके साथ CN लग जाता है, और इसकी हाइड्रोलिसिस करें तो CN की जगह पर COOH लग जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। यानी जितने कार्बन एल्काइल हैलाइड में तो उससे एक ज़्यादा कार्बन वाला एसिड बन गया। एल्कोहल जब बना था एक्वस KOH के साथ तो उतना ही कार्बन वाला एल्कोहल बना था। एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनी थी तो जितने कार्बन वाला एल्काइल हैलाइड था उतने कार्बन वाली एल्कीन बनी थी। एल्काइल हैलाइड को अगर अमोनिया से रिएक्ट करें तो RNH2 एक हाइड्रोजन हट गई है और एक एल्काइल ग्रुप लग गया है। अगर रिएक्शन को मज़ीद अमोनिया इसमें ऐड करें तो फिर एक और हाइड्रोजन हट जाएगी, एक और एल्काइल ग्रुप लग जाएगा। अगर और एल्काइल हैलाइड ऐड कर दें तो एक आखिरी हाइड्रोजन भी हट जाएगी, उसके बाद फिर एल्काइल ग्रुप लग जाएगा, और लास्ट में ये रिएक्शन अगर फर्दर आगे चलता जाएगा तो एक चौथा एल्काइल ग्रुप भी लग जाएगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा। जब एक हाइड्रोजन को, अमोनिया के एक हाइड्रोजन को हटा के एक एल्काइल ग्रुप लगता है तो इसे प्राइमरी अमाइन कहते हैं। 2 एल्काइल ग्रुप लगते हैं तो सेकेंडरी अमाइन, 3 लगते हैं तो टर्शरी अमाइन कहलाता है। एल्काइल हैलाइड को अगर सोडियम से रिएक्ट करें ईथर की प्रेजेंस में तो ये 2 एल्काइल ग्रुप आपस में कंबाइन करते हैं, ये एल्केन बन जाता है। एल्काइल हैलाइड जो है ये सोडियम लेड एलॉय से अगर रिएक्ट करें तो ये ट्राई एल्काइल लेड बन जाता है, जो ट्राईथाइल लेड या ट्राईमेथाइल लेड जो एंटी नोकिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है। जिंक HCl से रिएक्ट करने रिडक्शन होती, जितने कार्बन वाला एल्काइल हैलाइड है उतने कार्बन वाला एल्केन बनेगा। जब सोडियम और ईथर से रिएक्ट करते हैं, वर्ड्स रिएक्शन कहते हैं, इसमें एल्काइल हैलाइड में जितने कार्बन है उससे डबल कार्बन वाला, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो डबल कार्बन वाला एल्केन जो है वो बनता है हमारे पास। क्वेश्चन कैसे हो सकता है? मिक्सचर ऑफ 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन ट्रीटेड विद एथेनोलिक KOH, प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं? तो देखो 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन है, एल्काइल हैलाइड है हमारे पास। एथेनोलिक KOH का मतलब एल्कोहलिक KOH, एक तो एल्कोहलिक KOH के साथ एल्कीन बनती है, अभी हमने पढ़ा। अब जितने कार्बन वाला एल्काइल हैलाइड होता है उतने कार्बन वाली एल्कीन बनेगी। 1 क्लोरोप्रोपेन 2 क्लोरोप्रोपेन दोनों में 3 कार्बन है तो एल्कीन भी 3 कार्बन वाली बनेगी, और 3 कार्बन वाली एल्कीन हमेशा 1 नहीं होती, प्रोपीन हमेशा 1 होती, इसलिए तो उसमें 1 प्रोपीन में 1 मेंशन भी नहीं करते, सिर्फ प्रोपीन भी बोल देते हैं खाली। और उसमें 1 कार्बन है तो उसमें 2 प्रोपीन होती ही नहीं है, इसलिए इसमें सिर्फ 1 प्रोपीन बनेगी। प्रोपीन जहाँ पे भी बनेगी, ओनली प्रोपीन पॉसिबल इज़ 1 प्रोपीन। पेज 5 क्वेश्चन, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू फॉलो SN1 मैकेनिज्म। इस क्वेश्चन को देखो, ये सिंपल स्टेटमेंट जो है जब ये इस तरह से पूछें कि बताइए कौन SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा वो मुश्किल करके या कंफ्यूजिंग कैसे पूछ सकते हैं, ऐसे हो सकता है कि विच इज़ एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस
0.25 moles of alcohol with same configuration. If 0.5 mole of alkyl halide is treated with aqueous KOH. अब alkyl halide के हैं 0.5 मोल और वो ये कह रहे हैं कि जो alkyl halide की कॉन्फ़िगरेशन है उसी कॉन्फ़िगरेशन के साथ 0.25 मोल प्रोड्यूस होने हैं, यानी 50% मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होने हैं जिनकी कॉन्फ़िगरेशन वही होगी जो alkyl halide की होगी, यानी 50% रिटेंशन के साथ। तो एक तो अब ये 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन सेम कॉन्फ़िगरेशन की ये भी कहा जा सकता है विद डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि 50% की डिफरेंट होनी है और 50% की सेम होनी है। तो ये किस में होता है, ये हमने पढ़ा है कि ये SN1 रिएक्शन में पॉसिबल होता है। तो ये पूछेंगे अगर हमसे, नीचे ऑप्शन देखो गिवन है, तो उन ऑप्शन में 1 क्लोरो, जितने 1 हेलो होते हैं ना वो प्राइमरी होते हैं, जितने 2 हेलो होते हैं 2 हेलो अल्केन वो सेकेंडरी होते हैं, और जिनमें हेलोजन की पोजीशन और एल्काइल ग्रुप की पोजीशन सेम होती वो टर्शरी होते हैं। तो अब चूँकि हमने SN1 देखना है, SN1 तो प्राइमरी देखते हैं, तो प्राइमरी इसमें देखेंगे तो अल्फा ऑप्शन बनेगी, 1 हेलो जो है वो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। क्वेश्चन 6, isobutyric acid can be obtained if one of the following is treated with KCN followed by hydrolysis। कि अल्काइल हैलाइड कहते हैं, बताइए कौन सा अल्काइल हैलाइड है इनमें से जिसको KCN से हम रिएक्ट करें और फिर उसकी हम हाइड्रोलिसिस करें तो हमारे पास जो है वो बन जाएगा आइसोब्यूटेरिक एसिड। तो इसमें देखो जो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, इसमें एक तो पहली बात ये याद रखनी है कि जो हमने एसिड बनाना होता उसमें जितने कार्बन होंगे एल्काइल हैलाइड में उससे एक कार्बन कम ही होगा हमेशा, क्योंकि एक कार्बन CN से आ जाना है। लिहाजा ये जो ऑप्शन गिवन है ना उसमें जो ब्यूटाइल वाले दोनों वो तो ख़त्म हो जाएंगे और जो क्लोरो वाला है वो रह जाएगा, जो क्लोरोप्रोपेन है और 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन। अब आइसो बनाना है, आइसो ब्यूटेरिक एसिड बनाना है हमने, तो उसमें देखें अब हमें सेकेंडरी चाहिए, तो सेकेंडरी आइसोप्रोपाइल ले लिया, 2 क्लोरोप्रोपेन जहाँ क्लोरीन है वहाँ CN लग गया, हाइड्रोलिसिस की। तो याद एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ऑर्गेनिक में कि जब भी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं और कोई ऐसा मालिक्यूल जिसमें CN लगा हो तो सारा मालिक्यूल वैसे ही रहता है, जहाँ CN लगा होता है वहाँ COOH लिख देते हैं। तो ये जो है ना ये आइसोब्यूटेरिक एसिड हो गया। ये जो आइसो वगैरह है ना ये कॉमन सिस्टम है, इसमें चेन नहीं सिलेक्ट करते, इसमें देखते हैं टोटल कितने कार्बन है, तो टोटल जो कार्बन है वो 4 है COOH का कार्बन शामिल करके, तो ये आइसोब्यूटेरिक एसिड बन गया। क्वेश्चन 7 देखो, मिक्सचर ऑफ इथाइल क्लोराइड है और मिथाइल क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद सोडियम ईथर गिव्स अ हाइड्रोकार्बन विच विल नॉट फॉर्म। तो ये सोडियम और ईथर से जब रिएक्ट करते हैं तो ये रिएक्शन जो है ये वर्ड्स रिएक्शन है, और वर्ड्स रिएक्शन में 2 एल्काइल ग्रुप आपस में मिलते हैं, और जो 2 एल्काइल ग्रुप मिलते हैं मतलब जैसे हिंट में देखो नीचे RX और R' लिखा है, तो इसमें जो पॉसिबल कम्बिनेशन होते हैं 2 एल्काइल ग्रुप मिलने के, वो ये होता है कि R से मिल जाए, R' से मिल जाए, या R और R' मिल जाए, तो ये 3 पॉसिबल कम्बिनेशन है। तो हमारे पास जो एल्काइल हैलाइड है ना, एक है 2 कार्बन वाला और एक है 1 कार्बन वाला, इथाइल और एक मिथाइल है, तो इथाइल से मिलेगा तो ब्यूटेन बन जाएगा, मिथाइल से मिलेगा तो ईथेन बन जाएगा, इथाइल से मिलेगा तो प्रोपेन बन जाएगा। तो जो नहीं बन सकता है वो हमारा पेंटेन है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट देखिए, ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो है ये एल्काइल हैलाइड को जब मैग्नीशियम मेटल से रिएक्ट करते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ये मॉइस्चर फ्री होना चाहिए, ईथर ड्राई होना चाहिए, तो ये RMgX बनता है। RMgX ये भी रीजेंट किसे बोलते हैं और रिएक्टेंट किसे बोलते हैं। रिएक्टेंट तो ये एज अ होल पूरे का पूरा रिएक्शन में प्रोडक्ट में इन्वॉल्व होता है, रीजेंट होता है जो कि एक पार्ट प्रोवाइड करता है रिएक्शन के लिए। तो अगर ग्रिग्नार्ड रीजेंट को हम वाटर से रिएक्ट करें, अमोनिया से रिएक्ट करें, अल्कोहल से रिएक्ट करें, तो ये सब में जो है ना एसिडिक हाइड्रोजन होती है, इनमें हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और ग्रिग्नार्ड रीजेंट में जो अल्काइल ग्रुप होता है उसमें वो कार्बन जो मैग्नीशियम के साथ अटैच होता है डायरेक्ट, उस पे नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि मेटल पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो वो जो R है ग्रिग्नार्ड रीजेंट में
या ऐसे कह लें कि वो कार्बन जो है ग्रिग्नार्ड रीजेंट का जो मेटल के साथ अटैच है उसके साथ H मिल जाता है और एल्कीन बन जाता है। यानी इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि जितने कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रीजेंट है उतने कार्बन वाला एल्कीन बनेगा हमारे पास अगर हम उसे वाटर से, अमोनिया से या अल्कोहल से रिएक्ट करेंगे। ग्रिग्नार्ड रीजेंट के इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करें कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और ग्रिग्नार्ड रीजेंट को फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्ट करें तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट को एस्टल्डिहाइड से रिएक्ट करें तो सेकेंडरी अल्कोहल, ग्रिग्नार्ड रीजेंट को एसीटोन से रिएक्ट करें तो टर्शियरी अल्कोहल बनता है, और ग्रिग्नार्ड रीजेंट को अगर हम इपॉक्साइड से, इथिलीन इपॉक्साइड से रिएक्ट करें तो भी प्राइमरी अल्कोहल बनता है। इसमें एक रिलेशनशिप ये याद रखना है कि जितने CN का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम विच आर प्रेजेंट इन ग्रिग्नार्ड रीजेंट, कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट में जितने कार्बन एटम हैं उसमें से प्रोडक्ट में जब जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड से एक कार्बन आ जाएगा तो एक कार्बन ज़्यादा वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड में एक कार्बन है तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट जब फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्ट करता है तो एक ज़्यादा कार्बन वाला अल्कोहल बन जाता है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट को जब एस्टल्डिहाइड से रिएक्ट करते हैं तो एस्टल्डिहाइड में 2 कार्बन है तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट में 2 कार्बन ऐड हो जाएंगे, जितने कार्बन ग्रिग्नार्ड रीजेंट में उससे 2 मोर कार्बन वाला सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। इस तरह से जब एसीटोन से रिएक्ट करेंगे ग्रिग्नार्ड रीजेंट को तो एसीटोन में 3 कार्बन है तो जो टर्शियरी अल्कोहल बनेगा उसमें 3 कार्बन ज़्यादा हो जाएंगे ग्रिग्नार्ड रीजेंट से, और इपॉक्साइड में 2 कार्बन है तो 2 कार्बन ज़्यादा हो जाएंगे प्राइमरी अल्कोहल से। पेज नंबर 6, एल्कोहल्स, एल्कानोल्स। एल्कोहल जो हैं इनकी भी क्लासिफिकेशन जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है या डाईहाइड्रिक अल्कोहल हैं, ये क्लासिफिकेशन वैसी ही है जैसे एल्काइल हैलाइड की। जैसे एल्काइल हैलाइड में एक हैलोजन या एक से हैलोजन एटम अटैच हो सकते हैं, इस तरह से एल्कोहल्स में भी ऐसे हो सकता है कि एल्कोहल हैं और उनमें एक ही हैलोजन और एक से ज़्यादा एक OH ग्रुप है या एक से ज़्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो इनकी क्लासिफिकेशन और फिर वही मोनो हाइड्रिक अल्कोहल यानी ऐसे अल्कोहल जिनमें एल्केन में एक हाइड्रोजन अटैच है तो उनमें ये भी हो सकता है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तभी होगा जब एक OH होगा, और ये सेम क्लासिफिकेशन है जैसे एल्काइल हैलाइड की हमने प्रैक्टिस की है। उसकी क्लासिफिकेशन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, बस जहाँ हैलोजन लगा हुआ OH लगा दें, बाकी सब सेम, क्वेश्चन भी सेम रहेंगे, प्रैक्टिस भी सेम रहेगी। प्रेपरेशन है, इथाइल अल्कोहल हमने प्रिपेयर करना है, फर्मेंटेशन से करते हैं इथाइल अल्कोहल को प्रिपेयर, और फर्मेंटेशन जब इसकी करते हैं तो इसमें 2 मेथड है, एक में कि हमारे पास सोर्स सुक्रोज हो, और इसकी जब हम फर्मेंटेशन करें तो इन्वर्ट यीस्ट की प्रेजेंस में होती है। फर्मेंटेशन नेचुरल प्रोसेस है, इन्वर्टेज है, पहले सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में चेंज हो जाता है, फिर फर्दर जाइमेज की प्रेजेंस में ये अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। याद रखिए ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसमें अल्कोहल बन जाती है। स्टार से शुरू करेंगे तो पहले डाइएस्टेज और एंजाइम की प्रेजेंस में ये माल्टोज में चेंज होता है, फिर माल्टोज पे जो एंजाइम एक्ट करता है ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, और फिर जो एंजाइम एक्ट करते हैं जाइमेज तो ये अल्कोहल बन जाता है। अब इसका क्वेश्चन इस तरह से भी याद रखना है कि इसकी वो तरतीब हमसे पूछ लेते हैं कि आप ये बताएं कि ये किस ऑर्डर के अंदर पहले स्टेप में कौन यूज़ हो रहा है, सेकंड स्टेप में कौन यूज़ हो रहा है और थर्ड स्टेप में कौन यूज़ हो रहा है। तो इस तरह से फिर ये अल्फ़ाबेटिकली है, डाइएस्टेज D है, माल्टेज M है, जाइमेज में Z है, तो ये एंजाइम्स जो हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यूज़ होते हैं। और जब हम इसके ज़रा एंड पे देखें इस पेज की साइड में, तो जब फर्मेंटेशन के ज़रिए से हम अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं ना तो मैक्सिमम 12 से 14% कंसनट्रेशन अल्कोहल की गेट करते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा कंसनट्रेशन पे एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं। और अगर हम इस 12 से 14% जो अल्कोहल है इसकी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो अल्कोहल हमें मिलती है तो 95% मिलती है। यहाँ पे ये एजोट्रोपिक मिक्सचर बन जाता है और इसको फर्दर इसकी परसेंटेज नहीं बढ़ाई जा सकती। अगर इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड ऐड करके फिर करें डिस्टिल तो फिर इसकी परसेंटेज 99.9% अराउंड 100% हो जाती, और इसे एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं। 95% अल्कोहल को रेक्टिफाइड स्पिरिट बोलते हैं। मेथनॉल की प्रेपरेशन है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन इन दोनों को मिला के वाटर गैस बोलते हैं, और इसको जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रिएक्ट करते हैं, मिथाइल अल्कोहल बन जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की रिडक्शन होती है 2 स्टेप के अंदर, और इसे वुड स्पिरिट भी बोलते हैं। इसमें क्वेश्चन याद रखिएगा कि मिथाइल अल्कोहल नेक्स्ट पेज की सेकंड साइड पे कि मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या टर्शिब्यूटाइल अल्कोहल है।
तो जो मिथाइल अल्कोहल है ये सबसे ज़्यादा पोलर है और जितने भी अल्कोहल हैं उनमें सबसे ज़्यादा एसिडिक है। जितने कार्बन एटम ज़्यादा होते जाएंगे अल्कोहल के अंदर उतनी पोलैरिटी जो है वो कम होती जाएगी। तो पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, या इसे ऐसे कह लो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी कार्बन एटम्स। जितने कार्बन एटम ज़्यादा होंगे उतनी पोलैरिटी कम होगी, जितने कार्बन एटम थोड़े होंगे उतनी पोलैरिटी ज़्यादा होगी, जितनी पोलैरिटी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू हैव लोएस्ट pKa वैल्यू। लोएस्ट pKa वैल्यू का मतलब है कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है। तो मेथनॉल, एथनॉल, प्रोपानॉल और ये सब दिए हुए हैं। तो मेथनॉल जितने भी अल्कोहल है उनमें सबसे ज़्यादा एसिडिक है। pK वैल्यू याद बेशक नहीं रखें, लेकिन एक कंपैरिजन जो है इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी अल्कोहल हैं सारे वाटर से वीकर एसिड हैं स्वाय मेथनॉल के। अल्कोहल के रिएक्शन दो तरह के, उनमें मेजॉरिटी रिएक्शन दो तरह के, एक है जिनमें CO बॉन्ड ब्रेक करता है, कि जिनमें OH बॉन्ड ब्रेक करता है। वो अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तो फिर CO बॉन्ड ब्रेक करता है। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तो वो CO बॉन्ड ब्रेक करता है, और CO बॉन्ड ब्रेक करता है जब इसमें, तो अल्कोहल में से OH ग्रुप अलग हो जाता है, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन पे आकर लग जाता है। उस कार्बन पे जिस पे OH लगा हुआ था उस कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे। तो ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल ऐसे टूटता है कि OH नेगेटिव अलग हो जाता है, और जो कार्बन पे पीछे OH नेगेटिव अलग होता है तो पीछे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, उस पे आके न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाता है। ये अगर रिएक्शन हो तो इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है, टर्शरी अल्कोहल सबसे जल्दी रिएक्ट करते हैं, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और सबसे आखिर में मिथाइल अल्कोहल, क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन बनना है और टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए वो जल्दी रिएक्ट करता है। एग्जाम्पल इसकी थाइनाइल क्लोराइड के साथ अगर इसका रिएक्शन करवाएं, HCl के साथ करवाएं, अमोनिया के साथ करवाएं, तो ये इसके रिएक्शंस हैं जिनमें CO बॉन्ड ब्रेक करता है। पेज 7, व्हेन इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स देन OH बॉन्ड ब्रेक्स। यानी कोई आके अगर ऑक्सीजन पे, अल्कोहल की ऑक्सीजन पे आके अटैक करेगा तो OH बॉन्ड ब्रेक करेगा, और जब OH बॉन्ड ब्रेक करेगा तो अल्कोहल में से H अलग होगा, और फिर अल्कोहल H ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज के साथ अलग होगा, और पीछे अल्कोहल पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इस तरह के रिएक्शन अल्कोहल जब करता है तो इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये होती है कि मिथाइल अल्कोहल सबसे जल्दी रिएक्ट करता है, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी। और ये जो रिएक्शन होते हैं अल्कोहल के, इन रिएक्शन के अंदर जो है वो सोडियम, ग्रिग्नार्ड रीजेंट और कार्बोक्सिलिक एसिड इसकी एग्जांपल्स हैं। सोडियम से रिएक्ट करते हैं, तो इन रिएक्शंस को ऐसे भी बोलते हैं कि ये वो रिएक्शन है अल्कोहल के जिसमें अल्कोहल एसिडिक नेचर शो करता है। क्वेश्चन नंबर 9, एथेनॉल शोज एसिडिक बिहेवियर विद, यानी कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक करे, तो इसमें इसका OH बॉन्ड सोडियम से ब्रेक करेगा। ब्रिलियम भी मेटल है, लेकिन ब्रिलियम जो है वो वाटर से रिएक्ट ही नहीं करती, ये ब्रिलियम के पेक्यूलियर बिहेवियर में भी पढ़ते हैं। तो विनीगर और HCl तो एसिड है, ये अल्कोहल से रिएक्ट नहीं कर रहे। क्वेश्चन 10, HBr रिएक्ट्स फास्टर विद। अब HBr हैलोजन एसिड है, हैलोजन एसिड जब अल्कोहल से रिएक्ट करता है तो उसका CO बॉन्ड ब्रेक करता है, और जब CO बॉन्ड ब्रेक करता है तो टर्शरी सबसे जल्दी रिएक्ट करता है। और टर्शरी इसमें कैसे पहचाने, टर्शरी की पहचान ये बताई थी कि अल्काइल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन सेम होगी। तो अल्फा में अगर आप देखें तो अल्काइल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप जो है दोनों उनकी पोजीशन सेम है, इसलिए जो है वो हमारी ऑप्शन होगी, वो सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा। और इसमें जो प्राइमरी है वो सबसे देर से रिएक्ट करता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखें अल्कोहल के, पेज 7 के सेकंड पार्ट पे। प्राइमरी अल्कोहल की अगर हम ऑक्सीडेशन करें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो K2Cr2O7 और सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं। किसी ने अल्कोहल अगर इनटेक की है, यूज़ किया है, तो ये टेस्ट होता है। इस रिएक्शन में जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है ये ऑरेंज कलर का होता है, और जब ये रिएक्शन होता है तो इसका ऑरेंज कलर ग्रीन हो जाता है। तो ये जो प्राइमरी अल्कोहल की अगर ऑक्सीडेशन करें तो ये एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है, और ये OL जो है वो AL में चेंज हो जाता है। तो जितने प्राइमरी अल्कोहल हैं उनकी ऑक्सीडेशन करें तो एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो कीटोन बनता है। और उसमें एक खास बात याद रखो कि जिस पोजीशन पे OH लगा होगा वहीं पे कार्बोनाइल ग्रुप बनेगा। यानी अगर 2 OL है तो 2 ON बन जाएगा, 3 OL है तो 3 ON बन जाएगा, मतलब 2 पेंटानोन है तो 2 पेंटानोल बन जाएगा, 3 पेंटानोन है तो 3 पेंटानोल बन जाएगा, पेंटानोल से पेंटानोन बन जाएगा। टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें, इंपॉर्टेंट MCQ, तो ऑक्सीडेशन नहीं होती टर्शियरी अल्कोहल की, दे रेजिस्ट ऑक्सीडेशन।
क्योंकि इनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती। इसमें वो कार्बन जिस पे OH लगा होता है उसके पास हाइड्रोजन नहीं होती है, उसके साथ 3 कार्बन लगे होते हैं और एक OH लगा होता है। हाँ, अगर टर्शियरी अल्कोहल की इन्हीं कंडीशन में ऑक्सीडेशन की कोशिश करते हैं तो डीहाइड्रेशन हो जाती है और एल्कीन बन जाती है। तो अगर हमें वो ऑप्शन कोई MCQ में पूछें कि टर्शियरी अल्कोहल और ऑक्सीडेशन, तो दे विल प्रोड्यूस नथिंग, क्योंकि उनकी ऑक्सीडेशन होगी नहीं। और व्हेन वी ट्राई टू ऑक्सीडाइज टर्शियरी अल्कोहल दे अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन और एल्कीन उतने ही कार्बन वाली एल्कीन बनेगी। इन सब में कार्बन एटम की तादाद सेम रहती है, जितने कार्बन प्राइमरी अल्कोहल में होते हैं उतने कार्बन वाला एल्डिहाइड बनता है, जितने कार्बन सेकेंडरी अल्कोहल में होते हैं उतने कार्बन वाला कीटोन बनता है, जितने कार्बन टर्शियरी अल्कोहल में उतने कार्बन वाली एल्कीन बनेगी। डीहाइड्रेशन है, अल्कोहल की जब डीहाइड्रेशन करते हैं तो अल्फा कार्बन जिस पे OH लगा है वहाँ से OH, और बीटा कार्बन जो अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच है यानी CH3 वहाँ से H निकलेगा, एल्कीन बन जाएगी। ये रिएक्शन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होता है, वो डीहाइड्रेटिंग एजेंट है। टेम्परेचर 140 से 170 तक होता है, और जितने कार्बन वाले अल्कोहल उतने कार्बन वाली एल्कीन बन गई। इसमें वो पूछ सकते हैं कौन से बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, तो इसमें CO बॉन्ड ब्रेक किया इस रिएक्शन के अंदर और CH बॉन्ड ब्रेक किया। अगर हम अल्कोहल एक्सेस में ले लेते और टेम्परेचर 140 से बिलो रखते तो तब ये रिएक्शन जो है ऊपर जो 140 170 पर रिएक्शन पड़ा वो एलिमिनेशन रिएक्शन था, और अगर 140 से बिलो टेम्परेचर पर करेंगे तो फिर ये SN रिएक्शन कहलाएगा। और इसमें जो बॉन्ड ब्रेक करेगा वो CO और OH बॉन्ड जो है वो ब्रेक करते हैं, और इसके नीचे में ईथर बनता है हमारे पास। फिर अल्कोहल को अगर PCl5 से रिएक्ट करें, ये सॉलिड होता है, तो फिर अल्काइल हैलाइड HCl-POCl3 बनता है। ये हमने अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन में भी पढ़ा था। और अगर PCl3 से रिएक्ट करेंगे तो ये 3:1 रेशो में रिएक्ट करते हैं, तो अल्काइल हैलाइड के साथ H3PO3 बनता है, फास्फोरस। पेज 8 आइडोफॉर्म टेस्ट। मिथाइल अल्कोहल और एथाइल अल्कोहल, इनको अगर हमने एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करना है, कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो मिथाइल अल्कोहल और एथाइल अल्कोहल जो हैं, जितने भी प्राइमरी अल्कोहल हैं उनमें से सिर्फ एथेनॉल ये टेस्ट देता है, और मिथाइल अल्कोहल एथाइल दोनों प्राइमरी हैं, तो मिथाइल अल्कोहल ये टेस्ट देगा ही। जब हम उसे एल्कलाइन आयोडीन से रिएक्ट करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस आयोडीन से अल्कोहल को रिएक्ट करेंगे, तो एथाइल अल्कोहल की सूरत में आइडोफॉर्म के येलो प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, मिथाइल अल्कोहल में नहीं बनेंगे। अगर सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल में जो है जितने 2 ओल हैं जिसमें OH की पोजीशन 2 होती है वो सब ये टेस्ट देते हैं, टर्शियरी अल्कोहल ये टेस्ट नहीं देते हैं। फिनोल, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं, सेमी सॉलिड होता है, डीलिक्विसेंट होता है। सेमी सॉलिड का मतलब एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है तो ये थोड़ा सोल्यूशन फॉर्म में आ जाता है, थोड़ा सॉलिड थोड़ा लिक्विड बन जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट इसका 42, बॉइलिंग पॉइंट 182 है, और एयर में जब थोड़ी देर रखें हैं तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है इसका सोल्यूशन, और ये पिंक कलर का हो जाता है सोल्यूशन। फिनोल की जो एग्जांपल्स हैं, फिनोल्स फैमिली का नाम है, और इसका एक मेंबर फिनोल है। तो जो फिनोल्स है वो एक फैमिली है, तो उसका एक मेंबर फिनोल है। तो इसकी पहचान ये है कि जिसमें बेंजीन रिंग के साथ, बेंजीन कार्बन के साथ डायरेक्टली OH अटैच हो, उसे फिनोल कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स फिनोल खुद है, रिसोर्सिनोल है, 2OH ग्रुप ऑर्थो पे लगे हैं, हाइड्रोक्यूनोन है, ऑर्थो पैरा पे लगे हैं। अगर इस तरह से हाइड्रोक्यूनोन बन गया, इस तरह से OH और CH3 तो क्रीसोल हैं, फिर OH है, 2CH3 ग्रुप लगे हुए हैं और Cl लगा हुआ है, तो ये डिटोल है जो एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज़ होता है। अगर OH ग्रुप हो, बेंजीन भी हो, लेकिन वो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच ना हो, तो फिर इसको एरोमेटिक अल्कोहल तो बोलते हैं, फिनोल नहीं बोलते हैं। तो फिनोल बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है फिनोल्स का, और इसी के नाम पर पूरी फैमिली का नाम है। प्रिपेयर करने के मेथड जो है, इसको अगर हम क्लोरोबेंजीन लें या बेंजीन सल्फोनिक एसिड लें, हाइड्रोलिसिस करें, तो ये फिनोल प्रोड्यूस होता है हमारे पास। फिनोल का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ये है कि फिनोल को अगर ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करें तो फिनोल में जो है उसकी जितनी ऑर्थो पैरा पोजीशन है सब पे ब्रोमीन लग जाती है, और ये इनसॉल्युबल होता है और ये वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। लेकिन अगर हम ब्रोमीन से रिएक्ट करें कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, तो फिर एक ही ब्रोमीन लगेगी, एक ऑर्थो पे लगेगी, एक पैरा पे लगेगी। अल्कोहल को अगर हम ब्रोमीन से रिएक्ट करें तो वो इससे रिएक्ट नहीं होता, उसका रिएक्शन नहीं होता, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब फिनोल को ब्रोमीन से रिएक्ट किया था तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया था। तो ये रिएक्शन यूज होता है एज अ टेस्ट बिटवीन दीज टू,
कि फिनोल का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ये है कि ये ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट के वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। फिनोल को अगर नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करें तो फिनोल नाइट्रिक एसिड के साथ अगर डाइल्यूट से रिएक्ट करेंगे तो उस पर एक नाइट्रो ग्रुप लगेगा, एक ऑर्थो पे लगेगा, एक पैरा पे लगेगा। और अगर फिनोल को रिएक्ट करें नाइट्रिक एसिड के साथ और कॉन्सनट्रेटेड हो तो जितनी ऑर्थो पैरा पोजिशन है सब पे नाइट्रो लग जाएगा और ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल बन जाएगा। इसे पिक्रिक एसिड कहते हैं, एक्सप्लोजिव के तौर पे ये यूज़ होता है। एसिड स्ट्रेंथ फिनोल वीकली एसिडिक होते हैं और अगर इसकी स्ट्रेंथ को कंपेयर करें कार्बोक्सिलिक एसिड, वाटर, अल्कोहल से, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं और फिर फिनोल और फिर वाटर और फिर अल्कोहल। अगर इन सब में से एक प्रोटॉन रिमूव कर दें, एक एक एच इनमें से अलग कर दें, तो फिर ये कॉन्जुगेट बेस कहलाएंगे। और ये जो कॉन्जुगेट बेस है, अगर एसिड स्ट्रांग हो तो कॉन्जुगेट बेस वीक होती, तो जो इसकी स्ट्रेंथ है, जो ऑर्डर है एसिड स्ट्रेंथ का, कॉन्जुगेट बेस की स्ट्रेंथ उसके रिवर्स हो जाएगी। तो एल्कोऑक्साइड जो है, अल्कोहल की जो कॉन्जुगेट बेस है वो इनमें सबसे स्ट्रांग होगी। फिनोल पे अगर कोई ग्रुप अटैच हो, OH के अलावा बेंजीन पे कोई ग्रुप अटैच हो, G मतलब कोई ग्रुप, तो दो तरह का हो सकता है। कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो उससे जो फिनॉक्साइड आइन है ये स्टेबल भी हो जाएगा और ये एसिडिटी इंक्रीज करेगी। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये डिस्टेबलाइज करेगा फिनॉक्साइड आइन को और इसकी एसिडिटी डिक्रीज करेगी। और अगर कैसा कंपैरिजन हो कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड फिनोल और जो है पैरा सब्स्टिट्यूटेड फिनोल हो, तो जो ऑर्थो पे अगर ग्रुप लगेगा जो इसकी एसिडिटी को बढ़ाता है, तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड फिनोल ज़्यादा एसिडिक होते हैं पैरा से। तो अल्कोहल के रिएक्शन की एक समरी इस तरह से भी की जा सकती है कि अगर डीहाइड्रेशन अल्कोहल की हो तो एल्कीन्स बनते हैं और ईथर्स बनते हैं। अल्कोहल की अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड भी बनेंगे, कीटोन भी बनेंगे। अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी है तो कीटोन बनता है। रिडक्शन करें तो एल्केन्स बनते हैं, सब्स्टिट्यूशन करें तो अल्काइल हैलाइड बनता है और स्टेरिफिकेशन करें तो एस्टर बनते हैं। ल्यूकस टेस्ट है, ल्यूकस टेस्ट यूज़ होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल में डिस्टिंग्विश करने के लिए। रिएक्शन ये है कि अल्कोहल को हम रिएक्ट करते हैं HCl से और जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, और ये HCl कॉन्सेंट्रेटेड है। इससे जब रिएक्ट करते हैं तो अल्काइल क्लोराइड बनता है। अल्काइल क्लोराइड वाटर में सॉल्युबल नहीं होता और जैसे ये बनता है तो ऑयली लेयर बनती है। और अगर ये ऑयली लेयर जो है क्लाउडीनेस एक डेवलप हो जाती है, अगर ये हीट करने पे बने तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। अगर ये 5 to 10 मिनट्स में बने तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, और अगर ये फ़ौरन बन जाए तो फिर ये टर्शियरी अल्कोहल है। तो टर्शियरी अल्कोहल बड़ी जल्दी रिएक्ट करते हैं क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर अल्कोहल का CO बॉन्ड ब्रेक किया, और ये CO बॉन्ड जब ब्रेक करता है तो टर्शियरी सबसे जल्दी रिएक्ट करते हैं। ईथर से ईथर को प्रिपेयर करना है तो अल्काइल हैलाइड को हम सोडियम एल्कोऑक्साइड, अल्कोहल की हाइड्रोजन हटा के सोडियम लगाते हैं, उससे रिएक्ट करते हैं तो ROR ईथर बन जाता है और साथ में सोडियम हैलाइड बन जाता है। दोनों अल्काइल R और R' अगर सेम हो तो इसे सिमेट्रिकल जो है वो बोलते हैं ईथर, और अगर दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो तो इसे अनसिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं। और इसका दूसरा मेथड ये है कि अल्काइल हैलाइड को ड्राई सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं और फिर ये ईथर बन जाता है। अगर ड्राई नहीं होगा तो फिर ये अल्कोहल बन जाएगा। और अगर ईथर जो है ना, ये बेस, इनमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है, और ये ईथर इनर्ट सॉल्वेंट के तौर पे भी एक्ट करते हैं और ये बेस के तौर पे भी बिहेव करते हैं। इसे अगर हैलोजन एसिड से रिएक्ट करें तो फिर ये अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल फॉर्म कर देते हैं। और वो जो हैलोजन एसिड है उनमें जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो ये है कि HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा इसके साथ क्योंकि HI स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और HCl सबसे वीक एसिड जो होगा इसमें। अभी हमने अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल, फिनोल, ईथर का चैप्टर मुकम्मल कर लिया है और इसके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ कर लिया है। आप इनकी खुद से प्रैक्टिस करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करें और आपको आसानियाँ मुंतकिल करने की तौफीक अता फरमाए।